ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो वज्राय ॐ ह्रीं नमो सव्वसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम्। आज का हमारा टॉपिक चेतना, कॉन्शियसनेस के ऊपर डिस्कस करना है। और ये टॉपिक वैसे काफी कुछ पता भी है, फिर भी जस्ट क्योंकि प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका 29th और 38th चैप्टर स्पेशली कॉन्शियसनेस के ऊपर है। सो ये हम कॉन्शियसनेस को समझेंगे, और उसके लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जो विशेष रूप से भगवती सूत्र में और कहना चाहिए संपूर्ण जैन परंपरा में आज तक ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में चेतना को समझने का जो प्रयास किया गया है, जिस तरह से उसे डिफाइन किया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस किया गया है। और ये कहना चाहिए कि जितना जैन चिंतन चेतना के बारे में स्पष्ट है और जितना विस्तृत विवेचन जैन आगमों में प्राप्त होता है वो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये ज्यादातर कॉग्निटिव साइंस के अंतर्गत विशेष रूप से हमारे जो सेंसरी नॉलेज है और रैशनल नॉलेज है इसको ज्यादा डिस्कस किया जाता है, किंतु एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत कम परंपराओं में इसके बारे में विवेचन मिलता है। जैन दृष्टि इस विषय में बहुत क्लियर है और बहुत विस्तार से उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञानों की भी चर्चा की है। तो ये ओके, इसको एक बार फिर शेयर कर रही हूँ। तो ये हम कॉन्शियसनेस के बारे में देख रहे हैं। वैसे ये मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई थी FIU में, उसमें इस पेपर को मैंने प्रेजेंट भी किया था, इसलिए मालूम है। Many renowned scientists have come to the conclusion that every phenomena in the universe cannot be explained just by physical processes involving matter, and thus there is a need to think beyond matter. This list of scientists includes several Nobel laureates, and we quote a few of them here to strengthen the point.
सो जस्ट इसमें हमने देखा है कि शॉर्डिंगर है, मिंगर है, जोसेफसन है, जॉर्ज वर्ल्ड है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन सभी ने इस विषय में चिंतन किया है कि हमें मैटर से परे चेतना को भी समझने की आवश्यकता है, और उसी से हम यूनिवर्स से कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस्टिकल है या मिस्टीरियस हैं, उन सीक्रेट्स को हम समझ सकते हैं। तो हमारे फिजिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी चीज को जानने के, देखने के, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, किंतु चेतना तो अनलिमिटेड होती है, और वो बियॉन्ड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस के भी बहुत कुछ देख सकती हो, और सब कुछ देख और जान सकती है। तो चेतना का जब तक हम उच्च विकास नहीं करते हैं, तब तक हमारे ज्ञान की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, और उसके आधार पर ही हमारा सब कुछ चलता रहता है। ये जस्ट यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशली ये सब भंडारी जी का है कोटेशंस जो उन्होंने अपने एक प्रपोजल सबमिट किया था, उसके अंतर्गत मैंने इस मटेरियल को देखा था। सो आई हैव टेकन फ्रॉम देयर। तो इसमें है कि 27 कंट्री जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, उन्होंने इस विषय में काफी चिंतन किया है, और चेतना पर इसलिए बहुत कुछ वर्क साइंस के क्षेत्र में भी हो रहा है। यहाँ पर भंडारी जी ने जो जिन साइंटिस्ट का मेंशन किया है, मैंने उसको यहाँ पर कोट किया है। ज्यादातर ये है कि चेतना क्या है, किस रूप में है, इसको समझने की एक जिज्ञासा हम सबके बीच में बनी रहती है। हमें ये देखना है कि जैन लिटरेचर में मेनली हमें 3 तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। एक तो चेतना शब्द ही मिलता है, दूसरा है उपयोग शब्द मिलता है, तीसरा है ज्ञान शब्द मिलता है, और चौथा हम कहें तो दर्शन शब्द भी मिलता है। बट चेतना के लिए स्पेशल जो है, ये 3 कॉमन टर्म्स हैं। तो ये उपयोग क्या चीज है, इसे डिफाइन किया गया है भगवती सूत्र में, और उसमें लिखा है उपयोग लक्षणेनम जीव। जीव जो है उपयोग लक्षण वाला होता है। विशेष रूप से जीव को डिफाइन किया है, सोल को डिफाइन किया है कि सोल का लक्षण क्या है। हम ये सोल चूंकि एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, जिसे हम आंखों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं देख सकते हैं, तो उसे जानने का क्या तरीका है। तो यही है कि उसकी जो कॉन्शियस या कॉग्निटिव जो भी बिहेवियर होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उसी से हम पता चला लेते हैं कि ये जीव है। क्योंकि जड़ में कोई भी कॉग्निटिव बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता है, वो जड़ है, उसे कुछ समझ नहीं होती है। आप जिस तरह से उसे यूज करते हैं, उस तरह से वो यूज में आता रहता है। वो कोई ना एक्ट करता है ना रिएक्ट करता है अपनी तरीके से। बट हाँ, मनुष्य उसे जिस तरह से यूज में लेता है, वो उस तरह से उपयोग में आता है। कहने का मतलब इतना ही है कि चेतना जीव में ही पाई जाती है, और चेतना को देख करके या चेतन जो बिहेवियर होते हैं, कॉन्शियस बिहेवियर होते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं, उनको देख करके हम पता चला सकते हैं कि ये जीव है। क्योंकि जीव से चेतना पाई जाती है, और वो जिस किसी कंडीशन में रहता है, वहां पर कुछ उसके बिहेवियर इस तरह के सामने आते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लिविंग एंटिटी है। ये डेफिनेशन जीव के बारे में कही गई है। दूसरा है कि इट इज इनएलिएनेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीव, हाउएवर अनडेवलप्ड इट मे बी। तो ये चेतना का विकास सब प्राणियों में समान रूप से नहीं होता है, और उसका कारण ये है कि उसके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनी कर्म, इन 3 कर्मों का विशेष रूप से प्रभाव चेतना के ऊपर रहता है। इसलिए चेतना जितनी विकसित होती है, उस हिसाब से जीव अपना काम करता है, या उसका कॉग्निटिव बिहेवियर हमारे सामने आता है उस लेवल का। बट अगर ये कर्मों का क्षय हो जाता है, तो चेतना का पूर्ण विकास होता है। और केवल ज्ञानी के केस में हम वो देखते हैं। अब ये है कि कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्तमान में विज्ञान जो है कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, परंतु सोल का कंसेप्ट अभी भी एक तरह से अननोन और रिसर्च का टॉपिक बना या नहीं बना। बट जस्ट कॉन्शियसनेस के जरिए वो समझते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द सोल और सोल इज कॉन्शियसनेस। बट जैन दर्शन में इस विषय में बहुत काफी क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि सोल एक एंटिटी है, जिसका फंडामेंटल जो एट्रीब्यूट है,
या डिफाइनिंग जो क्वालिटी है वो कॉन्शियसनेस है. सो कॉन्शियसनेस इज नॉट हैविंग एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज ऑलवेज इन सम सोल और सम लिविंग एंटिटी. तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक प्रकार की क्वालिटी है जीव की, जिसके जरिए जीव जो है वो किसी भी प्रकार के विषय को जानना चाहे तो वो जान सकता है. तो ये कॉन्शियसनेस जीव के अंदर पाई जाती है. ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, एक प्रकार की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है जो जीव से संबंध रखता है. अन्य किसी तत्व में इस कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है. सो इसलिए ये कॉन्शियसनेस गुण है और आत्मा द्रव्य है. सो सब्सटेंस में कोई ना कोई स्पेशल उसका अपना ना कोई एट्रीब्यूट होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसके आधार पर उस सब्सटेंस को डिफाइन किया जाता है, उसके स्वरूप को समझा जाता है. तो सोल को समझने का एकमात्र जो क्वालिटी है वो है कॉन्शियसनेस. अन्य क्वालिटीज कभी कभी कुछ कुछ क्वालिटीज आपको जीव में और जड़ पदार्थ में सेम देखने को मिल सकती है, और उसी को जैन दर्शन में 6 सामान्य गुणों के अंतर्गत डिस्कस किया गया है, और 10 भी बताए जाते हैं. तो वो 10 तरह के जो कॉमन क्वालिटीज है वो जीव में और जड़ में दोनों में समान रूप से आप देख सकते हैं. किंतु कॉन्शियसनेस ये केवल जीव तक ही सीमित है, कि जीव के अलावा अन्य किसी तत्व में नहीं पाई जाती है. इसलिए सोल का जो एक कहना चाहिए कि यूनिक फीचर है वो कॉन्शियसनेस है. और ये कहा जाता है नंदी सूत्र में, जिस तरह से कहा गया है कि सब जीवानम पियनम अक्षरस्य अनंतमो भागो नृत्युहाड़ियो हवई. तो ये इसका मतलब है कि हर प्रत्येक जीव में चेतना का न्यूनाधिक विकास, मिनिमम विकास तो होगा ही. यदि कर्म का आवरण जीव की चेतना के ऊपर कितना भी सघन हो जाए, किंतु फिर भी चेतना अपना वर्क करती रहती है, और मिनिमम लेवल पर हर जीव में चेतना का विकास रहता है. इसलिए पत्थर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एयर हो, वाटर हो, और अर्थ हो, इन सब में जो चेतना पाई जाती है वो सबसे मिनिमम लेवल की चेतना पाई जाती है, और वो विकसित चेतना होती है उतनी अंश में. और इसके आगे की जो स्टेजेस में होती है उसमें चेतना का हायर डेवलपमेंट होता चला जाता है. और केवल ज्ञानी में हाईएस्ट लेवल का डेवलपमेंट आप चेतना का देख सकते हैं. चेतना वर्क्स इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म इन द ओमनिसेंट. तो ये चेतना का निम्न से उच्चतर विकास होता चला जाता है, और वो निम्न से उच्चतर विकास की जो क्राइटेरिया है कि वो कितनी इंद्रियों का उसमें विकास है, और इंद्रिय के आगे जो है माइंड का विकास किस रूप में है, प्लस अतीन्द्रिय चेतना का विकास किस रूप में है. तो इसलिए से कई तरह के ग्रेडेशंस हो जाते हैं चेतना के विकास के, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग. तो ये द इन्फिनिट सोल एंड कॉन्शियसनेस आर इनफेक्ट इनसेपरेबल फिनोमेना. सो अब ये भी है कि चेतना और आत्मा कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होते हैं. ये एक जीव की ऐसी क्वालिटी होती है जो कि इनसेपरेबल क्वालिटी होती है, इसको कोई कभी किसी जीव से कभी अलग कर नहीं सकता है. तो जीव में चेतना की अनंत संभावनाएं, विकास की अनंत संभावनाएं, किंतु मिनिमम जो चेतना का विकास का स्तर है वो निगोद के जीवों में देखा जा सकता है. उससे आगे के जीवों में उससे थोड़ा हायर स्टेट का डेवलपमेंट होता है. तो जितनी जितनी सेंसेस डेवलप होती जाती है जीव के अंदर, उतना उतना ज्ञान का, चेतना का विकास उसमें देखा जा सकता है. सो ओके, ये कहीं कहीं जो है चेतना को और ज्ञान को एक भी मान करके ट्रीट किया गया है. तो नंदी सूत्र में भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से आचार्य सूत्र में भी देख सकते हैं कि जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया. इसका मतलब है कि आत्मा है वो हमेशा चेतनावान होती है, और चेतना जहाँ कहीं है वहीं आत्मा का प्रेजेंस रहता है. तो कुछ लोग ये समझते हैं कि प्लांट्स में लाइफ है किंतु सोल नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है. सोल और कॉन्शियसनेस कभी सेपरेट होते ही नहीं है. ये कॉन्शियसनेस जो है वो जीव का फंडामेंटल एट्रीब्यूट है. तो जहां कहीं आपको लाइफ दिखाई दे रही है, जहां कहीं आपको थोड़ा कॉग्निटिव बिहेवियर देखने को आ रहा है किसी भी चीज में, इट मीन्स वहां सोल की प्रेजेंस तो हुई ही. सोल के बिना कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती, और कॉन्शियसनेस के बिना लाइफ नहीं हो सकता है. सो लाइफ, कॉन्शियसनेस और soul all are interconnected and they are not separate phenomena. Just ये है कि consciousness is the expression of soul,
or you can say life is also the expression of the presence of soul in some entity. So नानेन अन्येन इति नानम, तो इसलिए ज्ञान और चेतना एक दृष्टि से देखा जाए तो अलग नहीं है, परंतु मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो चेतना गुण है आत्मा का और आत्मा एक द्रव्य है। चेतना के कितने लेवल होते हैं तो इसके विषय में ये है कि जैन दर्शन में और इवन प्रज्ञापना सूत्र का हो, सो ज्ञान के दो मूल स्तर माने गए हैं, चेतना के दो मूल स्तर माने गए हैं। एक तो है कि सेंसरी लेवल पर हमारी जो कॉन्शियसनेस वर्क करती है, और एक होती है कि एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पर जो वर्क करती है, और उसके आधार पर ज्ञान के 5 प्रकार माने गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति शुद्ध ज्ञान जो है वो सेंसरी लेवल के नॉलेज के अंतर्गत आती है, और 3 जो नेक्स्ट जो है वो हायर स्टेज के नॉलेज है, हायर लेवल के नॉलेज है, जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज के अंतर्गत आते हैं: अवधि, मन पर्य और केवल ज्ञान। और इसमें आपको इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, चेतना डायरेक्टली जो कंसर्न टॉपिक सब्जेक्ट है उसको देखने में समर्थ होती है। तो ये इस तरह के ज्ञानों का विकास अतीत प्राचीन काल में तो बहुत लोगों के अंदर होता था। मीन्स कहने का मतलब बहुत सारे साधु संत भी जिनके पास में अवधि ज्ञान था, मनोपर्य ज्ञान था, केवल ज्ञान था। इवन तीर्थंकर के पास में केवल ज्ञान होने के साथ साथ सैकड़ों साधु साध्वियों में भी केवल ज्ञान था, जो केवली के अंतर्गत माने जाते थे। मनोपर्य ज्ञानी जो थे भगवान महावीर के समय कहा जाता है, मतलब कई हंड्रेड्स जो है मॉन्क्स के पास में ये ज्ञान था। अवधि ज्ञान भी इसी तरह से कई लोगों के पास में, कई साधुओं के पास में था। तो ये प्राचीन काल में तीर्थंकर की प्रेजेंस में तो आप हंड्रेड्स के नंबर में देख सकते हो जिनके पास में ये अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं। और शुद्ध ज्ञान का भी एक हाईएस्ट लेवल माना गया है जैन परंपरा में, जिसे हम शुद्ध केवली कहते हैं। और वो ये 14 पूर्व और 12 अंगों के पूरी तरह से 11 ज्ञाता होते हैं, जो कि बहुत ही वास्ट नॉलेज होता है, बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग जो नॉलेज होता है स्क्रिप्चर्स का, वो उनके पास होता है। तो वो भी शुद्ध ज्ञान। यहाँ पर मैं अभी नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी में गई थी, तो वहाँ स्टूडेंट से जीव के बारे में बात कर रही थी और इन ज्ञानों के बारे में बात कर रही थी। वो उन्होंने प्रश्न किया कि आप इस तरह से केवल ज्ञान वगैरह अतीन्द्रिय ज्ञानों को मानते हो, पर क्या रैशनल नॉलेज को नहीं स्वीकार करते हो? मैंने कहा मानते हैं, शुद्ध ज्ञान जो है वो रैशनल नॉलेज है एक प्रकार से, और मति ज्ञान जो है वो सेंसरी नॉलेज है। तो सेंसरी नॉलेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, एंड अबव दैट शुद्ध ज्ञान है जो रेशनल नॉलेज के अंतर्गत आप ले सकते हो। एंड अवधि, मन पर्य, केवल ज्ञान, दे आर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। सो ये आप देखिए कितने आगम हैं: स्थानांग, भगवती, प्रज्ञापना, आवश्यक, निरुक्ति, विशेषावश्यक, भाष्य, षटखंडागम, कषाय, पाहुर, ज्ञान बिंदु, ये सब कई टेक्स्ट हैं नंदी सूत्र इंक्लूडिंग। नंदी सूत्र में आपको पूरा केवल ज्ञान इस चेतना को समझने के ऊपर ही पूरा नंदी सूत्र जो है फोकस्ड है, उसमें और कोई टॉपिक है ही नहीं, समझ लीजिए। तो ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें केवल चेतना के बारे में ही विस्तृत विवेचन किया गया है। अब ये है कि ये हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है, यानी ज्ञान की जो शक्ति है, क्षमता है, उसका एक्सप्रेशन कहाँ किस तरह से होता है, तो इसमें बताया गया है कि चेतना 2 तरह से वर्क करती है। एक तो परसेप्शन लेवल होता है और एक नॉलेज का लेवल होता है। परसेप्शन में जस्ट यू आर सेंसिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट गोइंग इनटू डिटेल, किंतु नॉलेज में आप उसके हर डिटेल, हर सटल और ग्रोस जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसकी हर प्रॉपर्टीज, उसके हर मोड्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। सो यू आर गोइंग इनटू वेरी एनालिटिकल स्टडी ऑफ द थिंग्स, then it is knowledge. When you are getting just a general perception about the things, then it is darshan. So ये दर्शन और ज्ञान जो है हम चेतना 2 रूपों में काम करती है, एक तो जनरलाइजेशन के रूप में, और एक आप एनालिटिकल जो स्टडी करते हैं, किसी भी चीज की डेप्थ में जाते हैं और उसके हर एस्पेक्ट को समझते हैं, तो ये ज्ञान कहलाता है, जैसे एनालिटिकल अप्रोच कहेंगे हम। और एक दूसरा परसेप्शन है जिसे हम सिंथेटिक अप्रोच कहें या जनरलाइजेशन कहें किसी भी चीज के बारे में। अब ये देखेंगे कि हम उपयोग जो है एक प्रकार का जनरल थियरी ऑफ कॉग्निशन है, जो उपयोग का मतलब है कि चेतना शक्ति का प्रयोग करना, उसे एक्शन में लेना, उसका
उसके द्वारा किसी चीज को जानना, देखना, ये उपयोग कहलाता है। ज्ञान तो है कि वो उपयोग दो तरह से चल होता है, कि ज्ञान के रूप में और दर्शन के रूप में। सो यानी चेतना शक्ति को जब जब आप काम में लेते हैं, किसी चीज को जानने में, समझने में, स्टडी करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, एनालिसिस करने में, ऑब्जर्व करने में, जहां कहीं जिस किसी रूप में आप चेतना को जब काम में लेते हैं, तब वो उपयोग दशा कहलाती है ज्ञान की। और व्यक्ति तभी कुछ जानता है जब वो उपयोग स्टेट में होता है। जब उसने वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है, प्रयोग नहीं कर रहा है, उसे काम में नहीं ले रहा है, तब उसे कोई उसके अंदर चेतना तो पाई जाती है, उसकी जानने की शक्ति तो उसमें है, परंतु वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तब तक उसे किसी चीज का पता नहीं चलता है। उपयोग कहा जाता है कि ये उपयोग दशा भी हमेशा जीव में वर्क करती रहती है। कभी भी ऐसी स्टेट नहीं होती है कि जीव किसी समय अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है। नींद में भी वो स्वप्न ले रहा है, तो स्वप्न को जान रहा है, कहाँ स्वप्न में क्या कुछ देख रहा है, स्वप्न में क्या एक्ट रिएक्ट कर रहा है, तो उसे पता चलता है। और नींद लेकर के उठता है, तब भी उसको अनुभूति होती है कि मैंने बहुत अच्छी नींद ली, मुझे बहुत साउंड स्लीप आई। तो इसका मतलब नींद नींद में भी इसको अनुभूति हो रही है इस चीज की। चेतना निरंतर वर्क करती रहती है। अब उसका हम कितना जागरूक होकर के किस रूप में उपयोग करते हैं, वो एक अलग बात है, बट चेतना अपने तरीके से मिनिमम लेवल पर हमेशा एक्टिव रहती है। ये उपयोग दशा सिद्धावस्था में भी कहा जाता है कि सिद्धों के 8 गुण माने जाते हैं, उसमें उपयोग गुण भी एक उनका गुण माना जाता है। इन्हें उनकी चेतना निरंतर जानती रहती है, देखती रहती है। यद्यपि वो इंटेंशनली किसी को देखना या जानना चाहे या ना चाहे, बट चेतना निरंतर उनकी एक्टिव रहती है। अगर उनसे कोई कम्युनिकेशन करता है, तो वो उनका आंसर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी चेतना निरंतर, कोई भी उनसे कम्युनिकेट करे तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये बात अलग है कि सामने वाले में कितनी क्षमता है उनसे कम्युनिकेट करने की और उनको समझने की। राइट नॉलेज, ज्ञान के 2 प्रकार मान लिए गए हैं कि सम्यक ज्ञान भी होता है और मिथ्या ज्ञान भी होता है। ये पांचों प्रकार के ज्ञान में 3 प्रकार के फर्स्ट जो ज्ञान है, जिसमें कि 2 सेंसरी परसेप्टिव नॉलेज आते हैं और एक एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज आता है, जिसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। साइंस की भाषा में उसे क्लेयरवॉयंस के रूप में हम समझ सकते हैं। यद्यपि क्लेयरवॉयंस की भी अपनी लिमिटेशन है। अवधि ज्ञान बहुत वास्ट है और बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि क्लियर नॉलेज है। ये 3 तरह के नॉलेज जो है वो मिथ्या दृष्टि में भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि में भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि किसी भी ज्ञान का उपयोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से विशेष करता है, और मिथ्या दृष्टि उसका उपयोग सांसारिक उद्देश्यों, लक्ष्यों के लिए करता है। या कभी कभी वो इन ज्ञानों का उपयोग करके भी जो ट्रुथ है उसको नहीं समझता, उससे विपरीत ऑपोजिट समझता है। तो ये उसकी बुद्धि है कि अगर उस पर मोह कर्म का ज्यादा ही कुछ प्रभाव है, तो वो तत्व को देख करके भी उसे जिस रूप में समझना चाहिए उस रूप में नहीं समझ पाता है। किंतु सम्यक दृष्टि के पास में वो दृष्टि होती है कि तत्व जैसा है वैसा उसको समझता है, उसकी श्रद्धा करता है और उस ज्ञान का उपयोग अपने आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से विशेष करता है। किंतु लास्ट के 2 जो नॉलेज है, माइंड रीडिंग और ऑमनिसेंस, ये जो है वो हमेशा सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि को ये 2 ज्ञान कभी नहीं होते हैं। जिसे टेलीपैथी कहते हैं, और वो टेलीपैथी तो हर किसी व्यक्ति को हो सकती है, किंतु माइंड रीडिंग नॉलेज जो जितना क्लियर अपने आप में होता है और जितनी इसकी अप्रोच होती है, वो इस तरह का नॉलेज मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं होता है। आपने ये देखा कि ये 8 तरह के ज्ञान माने गए हैं, जिसमें 3 मिथ्या ज्ञान है और 5 राइट सम्यक ज्ञान कहे जाते हैं। इसके अलावा 4 दर्शन भी होते हैं। दर्शन का मतलब मूल में तो है कि किसी चीज का आप सामान्य जब बोध करते हैं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल और एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट, इफ यू आर नोइंग समथिंग, देन इट इज दर्शन। और ये दर्शन आप 4 तरीके से होता है। आप आंखों से कोई ऑब्जेक्ट को जस्ट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ विशेष डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो देन इट इज जस्ट आंखों से जो कुछ आप सेंस कर रहे हैं, वो सेंस परसेप्शन आपका हो रहा है। उसको आई सेंस परसेप्शन जो फर्स्ट कैटेगरी है। अदर सेंसेस से भी आप सेंस करते हो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, तो वो सेकेंड कैटेगरी कहलाती है, जिसे चक्षु दर्शन कहा गया है।
अवधि ज्ञानी जो होते हैं वो भी पदार्थ को देखते हैं, सो उनका ज्ञान जो है अवधि दर्शन के अंतर्गत आता है। केवल ज्ञानी भी जो है पदार्थों को देखते हैं, तो उसको अवधि दर्शन कहा जाता है। सो जब कभी हम देखते हैं तो जस्ट वी ऑब्जर्व and get the general reflection of the things without going into detail. So that kind of category of knowledge is known as darshan. So हमारी चेतना इन दो रूपों में विशेष रूप से वर्क करती है। तो यहाँ तक का जो मैंने चर्चा की है वो एक तरह से प्रज्ञापना सूत्र के 29th चैप्टर में जो कुछ कहा गया उसको कवर किया है मैंने, किंतु 30th चैप्टर में पश्यता के बारे में बहुत डिस्कशन किया गया है। और ये पश्यता स्पेशल थियरी ऑफ कॉग्निशन, इसको हम कहेंगे ये एक प्रकार के स्पेशल का है थियरी है किसी भी चीज को जानने के लिए। और उसके अंतर्गत भी ये आप देखेंगे कि इस पश्यता के अंतर्गत 4 तरह के नॉलेज को लिया गया है: आर्टिकुलेट नॉलेज, क्लेयरवॉयंस, माइंड रीडिंग एंड omniscience. So like general theory of cognition, which is discussed as Upayoga, Pashyata also stands for both perception and knowledge, but it is always pertaining to all the 3 periods, present, past, and future, and having all having in comparison to very clear in comparison to the general theory of कॉग्निशन। सो ये पश्यता में ये देखा जाता है कि आप जब कभी किसी चीज को देख रहे, जान रहे, समझ रहे, तो उसका संबंध केवल प्रेजेंट के साथ में नहीं है, पास्ट और फ्यूचर के साथ में भी है। उस क्लैरिटी के साथ उस चीज को जब समझते हैं तो वो पश्यता की कैटेगरी में आ जाता है। जनरल जो थियरी ऑफ कॉग्निशन है, जैसे हम उपयोग थियरी कहते हैं, उसके अंतर्गत आप किसी चीज को प्रेजेंट में जो कुछ है उसी को जान रहे हैं, उसके फ्यूचर या उसके पास्ट के बारे में नहीं, आपकी कोई क्यूरियोसिटी नहीं है और न क्लैरिटी है उस विषय में, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें सेंसरी नॉलेज को काउंट नहीं किया है उस रूप में। पश्यता के अंतर्गत विशेष रूप से इन 4 ज्ञानों को के ऊपर ध्यान दिया गया है और एक्सेप्ट किया गया इस थियरी के अंदर। और इसमें आर्टिकुलेट और क्लेयरवॉयंस से परवर्टेड 2 नॉलेज भी एक्सेप्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ में परसेप्शन में विजुअल परसेप्शन के अंतर्गत और ये 3 तरह के परसेप्शन लिए गए हैं। सो इसका मतलब इतना ऐसा ही है कि ये सेंसरी नॉलेज जो होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है। और ज्यादातर हम ये मानते हैं कि सेंसेस जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को जानती है तो वो तभी जानती है जब वो ऑब्जेक्ट उनके सामने प्रेजेंट होता है। पास्ट जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, जो फ्यूचर में होने वाली है, हमारे सेंसेस उन चीजों को जानने और देखने में समर्थ नहीं होती है। और जबकि पश्यता के अंतर्गत हम उस तरह के नॉलेजेस को ले रहे हैं जो कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों कालों से जुड़ी हुई चीजों को जान सकते, देख सकते, समझ सकते हैं। तो उस तरह के ज्ञानों को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि इसमें सेंसरी नॉलेज को काउंट नहीं किया गया है। अब इसके अलावा आपको प्रज्ञापना सूत्र के एक नेक्स्ट किसी चैप्टर के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मैं चूंकि वो ज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक है इसलिए उसको यहाँ कवर कर रही हूँ। सो संज्ञा होती है जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट हर जीव के अंदर होती है। तो यही हमें समझना है कि हर जीव के अंदर मिनिमम ज्ञान तो होता ही होता है। और ये मिनिमम ज्ञान जो है एक तरह से संज्ञा के स्तर पर होता है, साथ साथ में मति और शुद्ध ज्ञान के रूप में भी होता है। सो संज्ञा जो है ये इंस्टिंक्टिव नॉलेज है, इसे इनर टेंडेंसी कह सकते हैं या इनर अर्जेस कह सकते हैं। और ये 10 तरह का ज्ञान हर जीव के अंतर्गत होता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, उन सबको आहार संज्ञा होती है। उन्हें भूख का पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका उनको ज्ञान रहता है, वो इनेट उनको नॉलेज रहता है। इसी तरह से भय होता है, हर जीवों में भय होता है। तो कोई भी चीज फियरफुल उनके सामने आती है तो दे रिएक्ट और दे एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। इसी तरह से मैथुन का जो है सेक्सुअल डिजायर्स हर जीवों में होती है। परिग्रह पजेसिव जो टेंडेंसी है वो हर जीव के अंदर होती है। पौधे भी जो हैं वो कुछ चीजें स्टोर करते हैं, या चींटियां हैं वो भी स्टोर करती है। हर तरह के प्राणी में स्टोर करने की कुछ टेंडेंसी होती है और मनुष्य में तो होती ही होती है।
इसी तरह से क्रोध की जो प्रवृत्ति है वो सब जीवों में पाई जाती है। अहंकार भी सब जीवों में होता है, माया भी होती है, लोभ भी होता है, लोक भी होता है और ओघ भी होता है। ओघ एक प्रकार का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हम भीड़ के साथ चलने की जो टेंडेंसी होती है, जैसे भेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक भेड़ अगर बाहर निकली है तो उसके पीछे सारी निकल जाएगी। तो वो सोचती नहीं है, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उनके अंदर कि एक जो कर रही है दूसरी सारे लोग उसी तरह से करेंगे। तो ये हम मनुष्यों के बीच में भी ये टेंडेंसी होती है कि हम समाज में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं। सो विदाउट थिंकिंग दैट वेदर आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल। लोक संज्ञा जो है एक प्रकार से स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है, पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है जो किसी पर्टिकुलर मनुष्य के अंदर होती है, जीव के अंदर होती है। तो सपोज मेरा कोई अपना इंटरेस्ट है कि मुझे फिलोसफी अच्छी लगती है या साइंस अच्छा लगता है, किसी को कुछ और सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो ये अपना अपना पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कि मेरा ज्ञान किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है या मैं किस फील्ड में काम करना चाहती है, या कुछ हैबिट्स होते हैं जो कि मेरे पर्टिकुलर होते हैं कि मुझे ये सही चाहिए या वैसे ही पसंद है। सो ये सब इंडिविजुअल होता है, ये कलेक्टिव नहीं होता है। सो इस तरह की चीजें भी हर जीव के अंदर होती है। नाउ वी आर कमिंग टू परसेप्चुअल कॉग्निशन। और परसेप्चुअल कॉग्निशन is defined as quasi-linguistic and non-linguistic. It is not perceptual, actual. Okay. So इसमें ये है कि ओके, मति ज्ञान के जैसे दो रूप माने जाते हैं। उसमें एक रूप है कि उसे कहते हैं श्रुत निश्चित मति ज्ञान और दूसरा कहलाता है अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। सो ये दोनों ज्ञान जो होते हैं, इसमें श्रुत निश्चित मति ज्ञान में दो तरह का 4 तरह की स्टेजेस बनती है किसी भी चीज को जब कभी हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंसेशन होता है जिसे अवग्रह कहा जाता है। दूसरा ईहा स्टेज होती है जिसमें हम किसी चीज को स्पेकुलेट करते हैं, जो कुछ स्टिमुलेशन हमें मिल रहा है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के सेंसेस के थ्रू। तो उन सेंस डेटा पर हम फोकस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सेंस डेटा आई एम गेटिंग, और ये सेंस डेटा किस ऑब्जेक्ट से संबंध रखते हैं। सो ये स्पेकुलेटिव हमारा नॉलेज प्रोसेस वर्क करती है उसके ऊपर। देन जजमेंट करते हैं हम कि किस तरह से परसेप्चुअल कॉग्निशन का मतलब मति ज्ञान है। सो वी आर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ मति ज्ञान। सो थर्ड स्टेज में हम जज करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ स्टेज जो होती है रिटेंशन, जिसे धारणा कहते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को हम पहले सेंस करते हैं, फिर उसके ऊपर थिंक करते हैं, रैशनल तरीके से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देन वी टेक डिसीजन अबाउट इट, एंड वो डिसीजन जो कुछ हमने बनाया है इस ऑब्जेक्ट को लेकर के, ये टेबल है कि ये कुर्सी है कि ये अमुक ऑब्जेक्ट है, तो वो जब तक हम किसी और दूसरे टॉपिक पर नहीं जाते हैं तब तक हमारा माइंड उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के सोचता है और उसके बारे में डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन जितने समय तक उसी पर हमारा फोकस है तब तक हमारे दिमाग में वो रिटेन होता रहता है, इम्प्रिंट होता रहता है। उसके इम्प्रेशंस जो हैं वो गहरे बनते रहते हैं। और फिर जब कभी आप किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो वो इम्प्रेशंस दिमाग में बने रहते हैं। और कुछ समय के बाद में वापस जब कभी आप उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को देखते तो एट वंस यू रिमेम्बर दैट ओह आई हैव सीन दैट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज दैट। तो ये जो इस तरह का रिटेंशन पावर हमारी ब्रेन की होती है उसको जैन दर्शन में धारणा स्टेज कहा गया। धारणा है ना इम्प्रेशन, और to have impressions of the things in the mind for the time being or for longer period। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस कितना गहरा है, उसके आधार पर रिटेंशन पावर भी ब्रेन की उतनी ही ज्यादा होती है। अगर किसी ने जस्ट देखा ऑब्जेक्ट और जान लिया दिस इज टेबल एंड वो किसी और चीज पे सोचने लग गया तुरंत ही, सो उसके इम्प्रेशन उतने डीप नहीं बनते हैं, तो उसको उस चीज की जल्दी से मेमोराइज करना उसके लिए कठिन हो जाता है। सो ये डिपेंड करेगा कि हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन किसी चीज को जानने में कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से रिटेंशन पावर ब्रेन की उतनी ही बढ़ जाती है।
सो ये क्वेसी लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है, जिसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। किंतु नॉन लिंग्विस्टिक जो है होता है, जिसे कहा जाता है कि नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब इतना ही है कि ये ज्ञान किसी से पढ़ करके या जान करके या सुन करके नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही आंतरिक जो प्योरिटी होती है हमारी चेतना की, या फिर हमारे जो अनुभव होते हैं जीवन के, उससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होते हैं। सो इंटेलेक्ट, इनको 4 तरह का इंटेलेक्ट यानी बुद्धि कहा गया है, जो कि इंटेलेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस कॉम्प्रिहेंशन। सो इट मीन्स आपके सामने अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके बारे में आपने कभी जिसका उत्तर कभी किसी से सुना नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, बट एट वंस आपकी चेतना में इतनी क्लैरिटी है, इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो आपका इतना है कि आप खुद ही उसका उत्तर दे सकते हैं। सो ये इंस्टेंटेनियस जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसको हम कहते हैं औत्पत्ति की बुद्धि। दूसरा होता है कि इंटेलेक्ट बोर्न ऑफ फेथफुल सर्विस। हम कार्मिक की बुद्धि होती है कि हम किसी का फेथफुल सर्विस, यस, या दूसरा है कि हम किसी गुरु में या किसी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट का हमारा जितना भाव होता है, हम उससे उतना ही ज्यादा लर्न कर सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं उत्पत्ति की, पारिणामिकी, कार्मिकी और वैनयिकी शिक्षा बुद्धि कहते हैं इसको। सेकंड को वैनयिकी बुद्धि, यानी गुरु के प्रति, टीचर के प्रति, जो भी बताने वाला है, कोई नॉलेज देने वाला है, उस व्यक्ति के प्रति आपका कितना रिस्पेक्ट का भाव होता है, उसी के आधार पर आपकी बुद्धि भी उतनी ही विकसित हो जाती है। और ऐसा ही होता है शिष्य और गुरु के बीच में रिलेशनशिप जितनी अच्छी होती है, तो शिष्य उतना ही अपने गुरु से सीख लेता है विदाउट गोइंग टू स्कूल और having any formal education. इंटेलेक्ट डेवलप्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये है कार्मिक की बुद्धि, जिसको हम कहते हैं कि आप किसी फील्ड में जब काम करते हैं और लॉन्ग टाइम तक जब आप काम करते रहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है, और आप फिर उसके आधार पर बहुत कुछ नया इनोवेटिव काम वर्क करने में समर्थ होते हैं। तो ये इंटेलिजेंसी आपके अंदर वर्क करने से, एक्सपीरियंस लेने से आती है। एंड इंटेलेक्ट ऑफ मेच्योर एक्सपीरियंस, ओके। सो यहाँ पर इसको पारिणामिक बुद्धि कहते हैं। ये उम्र के साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं जीवन के बारे में, कार्य के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। तो उससे हम एक एक्सपीरियंस जो हमारा डेवलप होता है, उससे भी हमारे अंदर में कुछ इंट्यूटिव हमारा इंटेलिजेंसी डेवलप होती है, जो एक्सपीरियंस उम्र के साथ आने से डेवलप होती है। तो एक यंग बच्चे में वो सोच और समझ नहीं होती है जो एक मैच्योर व्यक्ति के अंदर होती है। एक्सेप्शन हम की बात हम ना करें, बट जनरल जो हमारी इस कंडीशन है उसको हम ध्यान में रख करके चलेंगे, तो उम्र के साथ व्यक्ति में जो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, और उससे जो इंटेलिजेंसी उसके अंदर होती है, वो एक यंग या एक चाइल्ड के अंदर नहीं होती है। सो ये 4 तरह की बुद्धियां जिसे हम कहते हैं अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के अंतर्गत आती है, और इनको 4 तरह का इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं और इंटेलिजेंसी भी कह सकते हैं। Including 12 types of cognitive abilities of the knower, there are 341 types of perceptual cognition. So मति ज्ञान के लगभग 340 जनरली लिखे जाते हैं, बट मैं उसको 341 कहती हूँ, बिकॉज पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी जो है वो सेंसरी लेवल का नॉलेज ही माना जाता है, और अगर हम उसको भी इंक्लूड करते हैं तो लगभग 341 टाइप के सेंसरी नॉलेज होते हैं। तो इसमें इसका कारण ये जो है, अगर तत्वार्थ सूत्र को आपने देखा होगा, तो तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वाती ने मति ज्ञान के जो 12 प्रकार डिस्कस किए हैं, उसमें उनका ये है कि आप मति, किसी के पास में इतनी ज्यादा सेंसरी नॉलेज का लेवल होता है कि वो, कुछ व्यक्ति तो केवल एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट को देखते और समझते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक साथ अनेक चीजों को देख और समझ सकते हैं। तो इस तरह से 12 तरीके से ये मति ज्ञान जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग लेवल पर काम करता रहता है। सो उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 341 टाइप्स के चेतना के मति ज्ञान के प्रकार देखने को मिल सकते हैं। ये तो बहुत ब्रॉड डिवीजन है एक्चुअल में देखा जाए तो,
बट हर जीव का अपना अपना लेवल होता है और इसलिए अनंत जीव है संसार में, इसलिए अनंत तरह की चेतना का विकास सेंसरी लेवल पर आप देख सकते हैं। ओके सो ये अब दूसरा जो है, हम श्रुत ज्ञान के ऊपर आते हैं। ये मैक्सिमम पावर, अभी ये देखिए कि प्रज्ञापना सूत्र में सभी इंद्रियों में यानी सेंसरी लेवल पर भी व्यक्ति में कितनी जानने की क्षमता होती है, उसका विकास वो कितना करता है वो उसके ऊपर है, किंतु उस इतनी क्षमता होती है कि वो इतनी दूर तक देख जान सकता है। तो आप ये देखिए कि आंखें जो है वो किस 1 लाख योजन की डिस्टेंस पर रही हुई चीजों को देख जान सकती है। 1 लाख योजन। तो ये आपका चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, मून दिखाई दे रहे हैं, मार्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स है उनकी तो दूरी और भी ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर वो 1 लाख योजन के अंतर्गत है तो इट इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये जितनी डिस्टेंस पर हैं वो डिस्टेंस 1 लाख योजन के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी हमारी आंखें उन्हें देख और जान पा रही है। कान के बारे में कहा जाता है कि वो 12 योजन की दूरी से आए हुए शब्दों को सुन सकते हैं। तो और इसी तरह से नाक और आंख और टंग और स्किन के बारे में कहा जाता है कि वो 9 योजन की दूरी पर रही हुई चीज को देख और जान सकते हैं। So ये capacity, but if the smell is coming indirectly from the distance 400 to 500 yojans, then also nose can know it. तो अगर इनडायरेक्टली आ रही है, सीधा डायरेक्ट जो है ये इतना देखने और जानने की क्षमता होती है, किंतु इनडायरेक्टली वाया वाया किसी चीज के माध्यम से आ रही है तो उसको भी ये इतनी दूरी से जान और देख सकते हैं। In lower species, the capacity of sense organ is lesser than that of 5 sense living beings. तो ये बात सही है कि ये बताई गई है मैक्सिमम क्षमता, और ये इसको हमें 5 सेंस लिविंग बीइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा समझना चाहिए, और कुछ अन्य जीवों के बारे में थोड़ा बहुत इसका विकास देखा जा सकता है। Now we are coming to Shruta Gyan. So should I continue? हाँ प्लीज कंटिन्यू। ओके सो ये अब हम चल रहे हैं श्रुत ज्ञान। ये से रैशनल नॉलेज आप कहिए, जिसमें माइंड का, ब्रेन का आप ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू सेंसरी एक्सपीरियंस। तो ये जो 12 तरह से किया जाता है, लिंग्विस्टिक सिंबल्स जिसमें यूज किए जाते हैं, इसका मतलब है कि जो हम अक्षरात्मक हमारा जो भी ज्ञान होता है, भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो कुछ आप जान देख रहे हैं, उसे लिंग्विस्टिक सिंबल्स के आधार पर होने वाला श्रुत ज्ञान कहा जाता है। सो जिसमें पढ़ने की, जानने की, अक्षरों को पहचानने की, भाषा का ज्ञान होता है, कम्युनिकेशन पावर होती है। तो वो इस तरह से वर्ड और मीनिंग के रिलेशन को जो जानते हैं वो लोग इस तरह का ज्ञान करते हैं। तो हम लोग सब उसी के अंतर्गत आते हैं, जो रैशनल माइंड जिनके पास में है। और रैशनल बीइंग्स यहाँ पर उसको लिंग्विस्टिक, इसका ऑपोजिट नॉन लिंग्विस्टिक भी होता है। जैसे पशु पक्षी हैं, आप वो कोई भाषा को नहीं जानते हैं, बट उनके शब्द, वो जो कुछ बोलते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं या पर्टिकुलर शब्दों में नहीं बोल रहे हैं, बट उनके अपना बोलने का तरीका है। सो वो नॉन लिंग्विस्टिक एक तरह से नॉलेज है। इसी तरह से रैशनल संगी जो व्यक्ति होते हैं, तो संगी का मतलब जिनके पास माइंड है, सो वो रैशनल बीइंग्स हैं। उनके माइंड से जो कुछ हम जो जानने समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और इरेशनल माइंड है जिनके पास माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, वो लोग भी कुछ हो रहा है तो उसको देखते और जानते और समझते हैं। तो आसपास के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको रीड करते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। सो वो इरेशनल बीइंग्स का नॉलेज हो जाएगा, जिसको संगी और असंगी श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इसी तरह से ऑथेंटिक नॉलेज और स्पूरियस नॉलेज। सो संगी, इसके हिंदी पर्टिकुलर मुझे देखना पड़ेगा। सो ये ऑथेंटिक नॉलेज होता है, किसी के पास में उस तरह का नहीं होता है। दैट विच हैज बिगिनिंग एंड दैट विच इज विदाउट ए बिगिनिंग। हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि विशेष रूप से जो भी शास्त्र या ग्रंथ बनाए जाते हैं
और जिन चीजों के बारे में हम उस ग्रंथों में चीजों का डिस्कशन करते हैं, तो वो चीजें प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हो सकती है, पास्ट में नहीं भी हो, फ्यूचर में ना भी रहे। सो ऐसे शास्त्र या इस तरह की चीजों का, तत्वों का जो ज्ञान है, उसको हम बिगनिंग वाला कहेंगे। और जिन चीज जो शास्त्र वैसे वास्तव में देखा जाए तो वो बिगनिंगलेस तो नहीं होते हैं, या हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो तो हमेशा पर्टिकुलर टाइम में कंपोज किए जाते हैं। किंतु उनके अंतर्गत जो बातें कही गई है वो शाश्वत चीजें हैं, शाश्वत सत्यों के बारे में जिसकी चर्चा की जाती है, तो वो एक तरह से विदाउट बिगनिंग है, दैट विच इज विद एन एंड। इसी तरह से कुछ चीजों का नॉलेज जो हम कर रहे हैं, या उनका अपना एंड हो सकता है ना, पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए हमारे सामने हो सकती है। एंड कुछ चीजें ऐसी है जो शाश्वत हैं, तो उनका कोई एंड भी होने वाला नहीं है। स्क्रिप्चर हैविंग एनालॉजिकल पैसेजेस। सो आगम में कुछ आगम ऐसे होते हैं, आप जैन आगमों को जब देखेंगे तो कुछ आगमों में आपको एक बार कोई बात कह दी गई है, सो सेम बात अप्लाइज टू डिफरेंट अदर केसेस, तो उसके लिए फिर सेम ही लैंग्वेज यूज की जाती है कि नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ट्रू, दैट एंड इट अप्लाइज टू ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। सो सेम बात को बार बार रिपीट किया जाता है, जस्ट जो है लिविंग बीइंग कौन है, एक इंद्रिय के बारे में वो बात कही जा रही है, दो इंद्रिय के बारे में, तीन इंद्रिय जीवों के बारे में कही जा रही है। सो उतना सा ही केवल चेंज किया जाता है, बाकी सेम सिमिलर पार्ट चलता रहता है। सो बिकॉज दोज थिंग्स अप्लाई टू दोज अदर लिविंग बीइंग्स टू। तो ये जो है उसे कहा जाता है कि इसको गमिक श्रुत कहा जाता है, गमिक श्रुत। और स्क्रिप्चर्स हैविंग नो एनालॉजिकल पैसेजेस, तो ये इस तरह के होते हैं जिसमें कि गमिक श्रुत होते हैं, लेकिन अलग अलग सूत्रों के अंदर अलग अलग बात कही जा रही है और वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है। So related to the inner corpus of the Jain scriptures, last one is कि ये हम जैन आगमों में जो कैटेगरी मानी गई है वो अंग, उपांग, मूल, छेद, प्रकीर्णक, इस तरह से 6 तरह के आगम स्क्रिप्चर्स माने गए हैं। उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो अंग आगम कहलाती है, जिसे इनर कॉर्पस कहा जाता है। सो ये अंग आगम स्पेशली तीर्थंकरों के द्वारा बोले हुए ग्रंथ होते हैं, उनमें उनकी वाणी होती है, उनका उपदेश निहित होता है। सो अंग आगमों से संबंधित जो ज्ञान है वो अंग प्रविष्ट कहलाता है। बाकी अन्य जो आगम की कैटेगरीज बताई गई है वो जरूरी नहीं है, तीर्थंकरों के द्वारा बोली हुई नहीं होती है, वो उनके सक्सेसर या अन्य जो शुद्ध केवली होते हैं या अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं, उनके द्वारा वो ग्रंथ आगम लिखे गए हैं। सो वो अन्य उपांग या अन्य अनंग प्रविष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस तरह से 14 प्रकार से जो है आर्टिकुलेट नॉलेज होता है। तो इनमें सभी तरह के जीवों का समावेश कर लिया गया कि किस में किस तरह का नॉलेज हो सकता है। तो उन सबको हम कैटेगराइज करें तो 14 टाइप्स के आर्टिकुलेट नॉलेज कहलाते हैं, जो एक तरह से लैंग्वेज के ऊपर या कहना चाहिए भाषा पर आधारित होते हैं और मेंटल होते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो रहा है। अब है क्लेयरवॉयंस जो है, जिसे साइंस की भाषा में क्लेयरवॉयंस कहते हैं, परंतु अवधि ज्ञान जो है वो एक क्लेयरवॉयंस की कैटेगरी है, बट इट इज ए वेरी हाई कैटेगरी ऑफ नॉलेज, और बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है इन कंपैरिजन टू क्लेयरवॉयंस। और ये जो है 2 तरह का माना गया है, भाव प्रत्यय और क्षयोपश्मिक। भाव प्रत्यय का मतलब है कि ये ज्ञान किसी किसी को जन्म के साथ प्राप्त होता है, उसने उस जन्म में कोई विशेष कोई साधना या एफर्ट नहीं किया उस ज्ञान को पाने के लिए। बट क्षयोपश्मिक जो होता है उसमें स्पेशल व्यक्ति को साधना करता है, तभी जाकर के उसमें वो इतनी प्योरिटी डेवलप होती है कि उसको बिना सेंस और माइंड की सपोर्ट के सब चीजें दूर से भी देखने में वो समर्थ हो जाता है। तो एक क्षयोपश्मिक ज्ञान होता है जो कि मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त होता है, और पशुओं को भी ये ज्ञान हो सकता है।
तो ये अवधि ज्ञान क्षापश्मिक कैटेगरी का मनुष्य और तिर्यंच में पाया जाता है। भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो विशेष रूप से देवता और नरक के प्राणियों में पाया जाता है। वो जन्म से ही उनके पास में अवधि ज्ञान होता है। और तीर्थंकर विशेष रूप से जो मनुष्य होते हैं वो जन्म के साथ इस ज्ञान को लेकर के आते हैं। सो उनका यूं तो भव प्रत्यय की कैटेगरी में नहीं माना जाता। उनकी अपनी इनर प्योरिटी से वो ज्ञान उन्हें मतलब जन्म के साथ गर्भ में ही उन्हें प्राप्त रहता है। सो ये उनकी अपनी प्योरिटी के आधार पर माना जाता है। बट उनको भी अगर हम उस तरह की कैटेगरी में कहें तो चलेगा। they are coming with this particular extrasensory knowledge. So पश्चता ओके, सो यहाँ पर ये प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्ध चारित्र, तो ये जो क्षारपश्मिक ज्ञान है इसके पीछे दो मेन कारण बनते हैं कि आपके अंदर में बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, प्योरिटी होती है, तो ये ज्ञान अपने आप आपको प्राप्त हो जाता है। या फिर आप विशेष कुछ एथिकल रूल्स रेगुलेशंस साधु बनकर के चारित्र का विशुद्ध रूप में पालन करते हैं, तो ये ज्ञान पैदा होता है। The clairvoyance obtained due to the spiritual purification is again of various types depending on the various levels of inner purity. तो ये clairvoyance जो है जिसको क्षारपश्मिक कहते हैं ना, प्योरिटी, आप एथिकल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, मॉन्क लाइफ जीते हैं, साधु जीवन के व्रतों को नियमों को स्वीकार करते हैं, और गृहस्थ रहते हुए भी गृहस्थ के आचार को अगर आप स्वीकार करते हैं और उसका विशुद्धता से पालन करते हैं, तो ये ज्ञान एक गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकता है। तो इसके ये 6 प्रकार माने गए हैं, 8 प्रकार भी कह सकते हैं आप। सो अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, अवस्थित और अनवस्थित, ये 8 कैटेगरी जो है क्षारपश्मिक अवधि ज्ञान की मानी गई है। और इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अनुगामी अवधि ज्ञान किस तरह का होता है। यानी व्यक्ति को जिस समय जिस स्थान पर बैठ करके ये ज्ञान हुआ था, उस स्थान से अलग जाने के बाद भी ये ज्ञान उसमें काम करता रहता है, उसे अनुगामी कहते हैं। किंतु अगर पर्टिकुलर स्थान पर रहते हुए ही वो ज्ञान होता है और वहां से हटने के बाद नहीं होता है, तो उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य जब कभी अपने न्याय के सिंहासन पर बैठते थे, तब वो बहुत ही बढ़िया न्याय करते थे। जैसा सामने वाला अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही, वो पूरी तरह से क्लियरली उसके बारे में देख और जान सकते थे। तो वो उनके पास में अवधि ज्ञान भले ना थोड़ा बहुत कहना चाहिए, उसका एक सैंपल होना चाहिए कि वो इस तरह से इंट्यूट कर पाते थे कि ये व्यक्ति सही है और ये गलत है, इसने गलत किया, इसने सही किया, उसको दंड देना, उसको पुरस्कार देना। सो अननुगामी अवधि ज्ञान उस तरह का होता है कि पर्टिकुलर प्लेस पर जब आप बैठे तभी वो ज्ञान होता है, उसके बाद वहां से हट गए तो नहीं रहेगा वो। वर्धमान जो होता है कि वो हमारा, मान लीजिए मुझे ज्ञान हुआ और उसके साथ ही मैं और ज्यादा अपनी साधना में आगे बढ़ती रहती हूँ, तो ज्ञान भी आगे बढ़ता रहता है। और अगर मेरी साधना में कमी आ जाती है उस ज्ञान को पाने के बाद में, तो वो ही मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और प्रतिपाती ये है कि एक दिन वो समाप्त भी हो सकता है, और अप्रतिपाती का मतलब है कि वो समाप्त नहीं होगा। एक बार अगर आपको प्राप्त हो गया है और अगर आगे से आगे आपकी साधना बढ़ती चली जा रही है और आप केवल ज्ञान की स्टेज तक पहुंच सकते हैं, तब तक ये ज्ञान आपके अंदर बना रहेगा। अवस्थित का मतलब है कि जितना ज्ञान मिला है, जिस रूप में मिला है वैसा ही एज इट इज, बस उतना ही क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। और अनवस्थित का मतलब है कि कम बेसी हो सकता है। अब ये है कि ये ज्ञानों के बारे में कहा जाता है कि ये ज्ञान जब उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर के विशेष भाग से ये ज्ञान प्रकट होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा ब्रेन पार्ट ही उससे विकसित हो, बल्कि बॉडी के अन्य पार्ट्स में ये ज्ञान प्रकट हो सकते हैं। सो उसी के आधार पर कहा गया अंतर्गत, मध्यगत और ये 2 तरह के होते हैं। तो अंतर्गत का मतलब होता है कि ये ज्ञान किसी को आगे के से भी हो सकता है, अपने बॉडी के फ्रंट पार्ट के अंदर भी हो सकता है, और किसी के पीछे बैक पार्ट से भी ज्ञान हो सकता है। नहीं, पूरी रीढ़ की हड्डी एक तरह से या पूरा बैक पार्ट जो है वो चीजों को देखने और जानने में समर्थ होता है। और एक होता है कि साइड में,
यानी हमारा लेफ्ट साइड है, हमारी राइट साइड है, तो ज्ञान ये लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी हो सकता है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षण ध्यान के अंतर्गत चैतन्य केंद्रों की जब बात की, तो उन्होंने कहा कि शरीर में इस तरह के चैतन्य केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। राइट साइड में भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं, फ्रंट पार्ट में भी हो सकते हैं, बैक पार्ट में भी हो सकते हैं। इसलिए 7 ही चक्र होते हैं, ये कोई बात नहीं है। ये जीव के ऊपर है कि वो कितने चक्रों का अपने बॉडी के किस पार्ट को क्रिस्टलाइज करके उस ज्ञान को प्रकट कर सकता है, तो उतने ही चैतन्य केंद्र बन सकते हैं। तो उन्होंने स्पेशली 13 चैतन्य केंद्र आइडेंटिफाई किए हैं ना, उनके हिसाब से 13 चक्र तो हमारे जागृत आराम से हो सकते हैं। बाकी अन्य चीजें साधना पर डिपेंड करती है। मध्यगत जो अवधि ज्ञान होता है, उसे कहा जाता है कि मध्यगत अवधि ज्ञान का मतलब है कि बॉडी का हर पार्ट ही आपका इतना अवेकन हो जाता है, इतना मतलब क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है कि हर किसी पार्ट से वो ज्ञान हो सकता है। तो ये मध्यगत अवधि ज्ञान कहलाता है। इसको समझाने के लिए दीपक का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सिर पर अगर हम दीपक रखते हैं तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसी तरह से ये ज्ञान चारों तरफ से होता है, यानी हम सभी दिशाओं में देखने और जानने में समर्थ होते हैं। जबकि अंतर्गत अवधि ज्ञान में पर्टिकुलर एक दिशा में अगर आप फ्रंट पार्ट डेवलप हुआ है, तो फ्रंट पार्ट सामने की चीजों को आप देख सकते हो, बैक पार्ट से बैक की चीजें देख सकते हैं, साइड पार्ट से आप साइड की चीजें देख सकते हो, और मध्यगत में सारी दिशाओं में जो पदार्थ है उनको देख और जान सकते हो। अनुगामी अवधि ज्ञान जो है वो उसको भी 3 तरीके से समझाया गया है कि क्षेत्रगत होता है, भावानुगामी होता है, और भवानुगामी, सॉरी, और एक होता है क्षेत्र भवानुगामी होता है। यानी क्षेत्र अनुगामी का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जब आपको ये ज्ञान हुआ है, उस प्लेस से दूसरे किसी प्लेस पर जाने पर भी ये आपके साथ रहेगा। किंतु कभी कभी आप इस जन्म से दूसरे नेक्स्ट जन्म में भी गए, तब भी ये ज्ञान कंटिन्यू कर सकता है, तो उसको भवानुगामी कहेंगे, जब दूसरे जन्म में भी ये कंटिन्यू कर रहा है। और कभी कभी किसी को ये दोनों तरह का होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पर भी हो सकता है, और प्लस भवानुगामी भी होता है। सो आप ये देखिए कितना अवधि ज्ञान की क्या और भी बहुत विस्तार से विवेचन मिलता है। आई एम नॉट एबल टू डिस्कस ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान। यहाँ पर ये थोड़ा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, एक क्षेत्र, अनेक क्षेत्र, तो ये सारे अवधि ज्ञान के बहुत सारी कैटेगरीज है। क्षमा करिएगा, यस, आपको कितना समय है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत विस्तार में हम सुनना चाहेंगे, तो आप चाहें तो अगली बार इसको ले लें, क्योंकि कुछ प्रश्न भी होंगे। तो बहुत ही अच्छा है, सही बात है, चूंकि ये बहुत ही विस्तार से चीजें हैं, और इसको हम जो जितना पार्ट बाकी रह गया है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। प्रश्न तो बहुत होंगे, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है और आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो किसी के कोई प्रश्न है यहाँ पर? तो आपने जो ये बताया कि कई वैज्ञानिक जो हैं वो चेतना के बारे में अब मानने लगे हैं, परंतु आत्मा के बारे में अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमको ये विषय बड़ा वो फ्रंटियर ऑफ नॉलेज है, इस पर कुछ डिस्कशन हो जाए तो हम आगे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन से तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस पे बात कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे कुछ आपके पास समय है या आपके? मेरे पास तो समय है, आधे घंटे का टाइम है, आप जो भी क्वेश्चन हाँ, करें। तो प्रॉब्लम ये है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ऑर्डर जो होता है, वो कहते हैं जो ऑर्डर हो जाता है कोई सिस्टम में, उसको सचित्त मानते हैं। जैसे रैंडम कोई चीज है उसको अचित्त मानेंगे। तो इसका एक उदाहरण देते हैं, वो ब्राउनियन मोशन, कि हम एक पानी का ग्लास लें तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं जो एवेपोरेट होते हैं ऊपर से गर्मी के कारण, वो रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको अचित्त मानते हैं। और जो
कोई ऑर्डर हो जाता है, जैसे मॉलिक्यूल कोई दृष्टि से अरेंज हो जाए, एक कोई प्रकार में, एक कोई सिस्टम में, एक कोई तो उसको वो सचित मानते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है वैज्ञानिकों की, कि वो सजीव और सचित दोनों को अलग अलग मानते हैं। आपने बताया कि सचित और सजीव एक ही है, और आपने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि वो जो सचित होता है उसकी डिग्री होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो वो कर्मों के कारण होती है, जैसा आपने समझाया। तो अब मैं ये पूछना चाहता था कि अपन इसको सचित और सजीव को अलग मान सकते हैं या नहीं? तो क्या अपने को ये वैज्ञानिकों से डिस्कस करने में थोड़ी सुविधा होगी, क्योंकि उनका जो आइडिया है कि जो ऑर्डर, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो जीवित सिस्टम है, वो हर एक चीज ऑर्डर में करते हैं। कि हम हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो हम एक ऑर्डर से, नॉलेज को एक ऑर्डर से करते हैं या व्यवस्थित रूप से करते हैं, उसको वो सचित मानते हैं। तो इस पे थोड़ा आपका विचार जानना चाहूंगा कि क्या ये संभव है कि हम सचित और सजीव को अलग माने, या सजीव मतलब विद सोल और सचित मतलब विद चेतना? तो आपने जो बताया उसकी दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से वो, तो इसके एक प्रश्न ये निकल के आया है कि जो मॉलिक्यूल होता है, एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या वाटर या कोई भी, वो एक ऑर्डरली चीज है, तो वो ऑर्डर मैटर से भी किया जा सकता है। तो ऑर्डर दोनों प्रकार से होता है, जीव भी करता है, बायोलॉजिकल सिस्टम भी करता है, और अजीब भी बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ग्रेविटी है, जैसे मून पृथ्वी के चारों तरफ जा रहा है, ये एक ऑर्डर है, और पृथ्वी सूर्य के ओर जा रही, तो ये सब ऑर्डर जो है वो अचित्त भी कर सकता है, मतलब। तो मेरा प्रश्न है कि इस पे आपके क्या विचार हैं? अचित्त, सजीव, सचित और आत्मा, इनको सबको अपन अलग अलग समझें तो शायद कुछ हमारा वैज्ञानिकों से मतलब डिस्कशन हो सकता है। देखिए, एक तो पहले तो हमें ये देखना है कि विज्ञान में जो परिभाषाएं की गई है, सजीव किसे कहना या सचित्त किसे कहना, वहां पर जो है वो रैंडमनेस या ऑर्डर को बेस बनाया गया है ना। जी जो चीजें रैंडम होती है उसको वो सजीव मानते हैं या सचित्त नहीं मानते, और जो ऑर्डर में वर्क कर रही है उसको सचित्त मानते हैं, और साथ में सजीव नहीं मानते, इसका मतलब। जी ओके, सो वो एक क्राइटेरिया उन्होंने रेंडमनेस और ऑर्डर को किया है, जबकि जैन चिंतन में सजीव और सचित्त का मतलब है कि जिसमें चेतना है, जिसमें सोल की प्रेजेंस है। जी